हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समाज का निर्माण कैसे होता है या समाज किसे कहते हैं? समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं होता, बल्कि उनके मध्य पाए जाने वाले संबंध जब एक व्यवस्था में बंध जाते हैं, तब उसी व्यवस्था को समाज कहते हैं। यानी कि तभी एक समाज का निर्माण होता है। और साथ ही साथ नारी और पुरुष दोनों ही समाज के अभिन्न अंग हैं, और यह दोनों आपस में एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। समाज व्यवस्था का संतुलन व संगठन दोनों के पारस्परिक व्यवहार पर ही निर्भर करता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में नारी विषयक समस्याओं को उठाया और यथासंभव उनके निराकरण की सार्थक पहल करने का भी यत्न किया। प्रेमचंद युगीन समाज में नारी और पुरुष के संबंधों में तनाव की स्थिति चल रही थी, जिसका कारण पुरातन जीवन मूल्य एवं सामाजिक आदर्श थे। नैतिकता एवं आदर्श के नाम पर समय समय पर भारतीय नारी पर जो अनुज्ञाएं आरोपित की गई, समय बीतने पर वे उसके लिए सामाजिक अवरोध की बेड़ियां बन गई। इन श्रृंखलाओं में जकड़ी हुई नारी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम प्रेमचंद साहित्य में नारी जीवन की कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत आज हम जानेंगे विवाह पूर्व की समस्याएं, यानी कि विवाह से पूर्व एक नारी के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसे प्रेमचंद ने किस दृष्टिकोण से देखा, इस पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद साहित्य में नारी जीवन की समस्याओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है विवाह पूर्व की समस्याएं, फिर है वैवाहिक जीवन की समस्याएं, उसके बाद है विवाहोत्तर यानी कि विवाह के बाद की समस्याएं। आज के अध्याय में हम विवाह पूर्व की समस्याओं पर, यानी कि नारी अपने जीवन में विवाह से पूर्व किन किन समस्याओं का सामना करती है, ये प्रेमचंद ने अपने साहित्य के द्वारा किस तरह से दिखाया है, उसे हम जानेंगे। भारतीय संस्कृति में नारी का जन्म कन्या के रूप में माना जाता है, जो पवित्र एवं देवी रूप में मानी जाती थी। परंतु कालांतर में नारी विषयक दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ नारी को समाज में अभिशाप माना जाने लगा। प्रेमचंद के कथा साहित्य में इस सत्य का चित्रण हमें मिलता है। समाज का पुरुष वर्ग अपनी स्त्री से इसलिए नाराज हो रहता है कि वह एक कन्या को यानी कि बालिका को जन्म देती है। नैराश्य कहानी जो प्रेमचंद द्वारा रचित है, उसमें निरुपम ऐसी ही अभागिनी स्त्री है जो कन्या को जन्म देती है। यद्यपि वह संपन्न कुलीन कुल की वधू है, परंतु 2 कन्याओं के जन्म के कारण वह सदैव पति से उपेक्षित रहती है। प्रेमचंद युगीन समाज में नैतिकता का दोहरा मानदंड प्रचलित था। जिन कार्यों के लिए पुरुषों की कोई आलोचना नहीं करता था, उन्हीं कारणों से नारी पतिता व कुलटा समझी जाती थी। नारी और पुरुष की सामाजिक स्थिति के वैषम्य तथा उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न सामाजिक समस्याओं को प्रेमचंद ने अपनी गहन सामाजिक दृष्टि से परखा था। दोस्तों, नारी जीवन की समस्याएं प्रेमचंद के प्रमुख सन्मुख कितनी तीव्रता से विद्यमान थी, इसका प्रमाण यह है कि प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास जैसे प्रेमा और सेवा सदन, इन सब का जो केंद्र बिंदु है वो सिर्फ नारी जीवन की समस्याएं थी। प्रेमचंद के कथा साहित्य में नारी जीवन की समस्याएं ज्वलंत रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में कन्या के जन्म को अभिशाप समझा जाने लगा। कन्या अपने जन्म के साथ ही माँ बाप के लिए पालन पोषण सुरक्षा और विवाह संबंधी अनेक समस्याओं को लेकर आती है, ऐसा समाज में प्रचलित है और पारिवारिक चिंता का कारण बनती है। ऐसा समाज में नारी विषयक दृष्टिकोण के कारण ही था। निम्न वर्गीय परिवार में धन अभाव के कारण कन्या का पालन पोषण एक समस्या का कारण होता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को मुश्किल से उनको पेट भर खाना दे पाते हैं, तो उनकी शिक्षा या उनकी शादी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। गोदान में प्रेमचंद ने इस समस्या का चित्रण किया है। होरी जैसे साधारण कृषक का जीवन दरिद्रता और विपन्नता में व्यतीत होता है, अतः उसकी पुत्रियों में आभूषण और भोग विलास की लालसा उत्पन्न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। जब जिसे खाने को ही ढंग से नहीं मिल रहा, वो कैसे आभूषण की ओर आकर्षित होगी। निर्धनता के कारण सोना और रूपा को ना तो अच्छा भोजन मिलता है
और ना ही पर्याप्त वस्त्र। बाल्यावस्था का यह अभाव सोना को असमय ही बड़ा बना देता है, प्रौढ़ बना देता है। और छोटी पुत्री रूपा का जब किसी प्रौढ़ व्यक्ति से विवाह होता है तो उसे उस विवाह के बाद कोई भी ऐसी बात नहीं लगती कि उसे किसी भी तरह का अभाव अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसने बचपन से सिर्फ और सिर्फ अभाव देखा था। प्रेमचंद जी ने अपने कथा साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाया है कि विवाह से पूर्व नारी जिन परिस्थितियों में रहती है उन्हीं के अनुरूप उसकी रुचियां एवं जीवन दृष्टि का विकास होता है और आगे चलकर उसका वैवाहिक जीवन भी उन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। प्रेमचंद जी के सेवा सदन उपन्यास का केंद्र बिंदु वैश्य की समस्या है और गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने मध्य वर्ग की समस्याओं को उभारा है। मूल समस्या पर विचार करने के साथ साथ इन दोनों ही उपन्यासों में प्रेमचंद ने सुमन और जालपा की विवाह से पूर्व की परिस्थितियों का विश्लेषण भी बड़ा ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से किया है। सेवा सदन की सुमन में बाल्यावस्था में ही भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी और दरोगा कृष्णचंद अपनी पुत्रियों के लिए नित्य अच्छे से अच्छे कपड़े और अन्य वस्तुएं लाया करते थे। इसलिए विवाह के बाद सुमन स्वाद लिप्सा के लिए पति से तरह तरह के छल कपट करती है और अपने पड़ोसियों के सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए कभी रेशमी साड़ी पहनती है, कभी कुछ इस तरह से अपनी खूंटी पर रेशमी जैकेट लटका देती है कि वो दिखाना चाहती है कि उसके पास कितना वैभव है, कितना धन है। लेकिन जो इसकी ये प्रवृत्ति है, उसकी विलासी प्रवृत्ति इससे संतुष्ट नहीं होती। उसके हृदय में सदैव असंतोष बना रहता है। अपने पड़ोसियों को गहने बनवाते देखकर वह स्वयं को अभागिनी समझती है और इसी असंतोष के कारण प्रेमचंद जी प्रकाश डालते हुए लिखते हैं, उसने अपने घर वही सीखा कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करने चाहिए और शादी के बाद भी वो वैसा ही कर रही थी। इस प्रकार सुमन के असफल दाम्पत्य जीवन का मूल कारण उन परिस्थितियों में निहित है जो उसने बचपन में देखी हैं। और इधर जालपा का पालन पोषण आभूषण मंडित वातावरण में हुआ, यानी कि उसने हमेशा से देखा था कि उसका बाप उसकी माँ के लिए तरह तरह के आभूषण बनवाता है और उसको भी तरह तरह के आभूषण देखता है। इस वातावरण में रहकर जालपा भी आभूषणों से प्रेम करने लगती है और इस संबंध में प्रेमचंद जी कहते हैं, दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते हैं तो जालपा के लिए कोई ना कोई आभूषण जरूर लाते हैं। यानी कि सोचो, उसके पास इतने आभूषण थी कि एक तरह से वो उससे खेलती है और यही उसके खिलौने हो। अपनी माता का चंद्रहार देखकर जालपा जब चंद्रहार मांगती है कि मुझे भी ऐसा हार चाहिए, तो उसके घर वाले उसे समझाते हैं कि जब उसका विवाह होगा तो विवाह के पश्चात उसको ये इस तरह का चंद्रहार मिलेगा और यह बात उसके दिल में घर कर जाती है कि शादी के बाद उसे इस तरह के हार मिलेंगे, विवाह में अच्छे अच्छे गहने मिले। उसकी दृष्टि से यही विवाह का वास्तविक अर्थ बन जाता है। विवाह के बाद भी उसकी यही लालसा बढ़ती जाती है और जब पति उसका गहने नहीं बनवा कर दे पाता तो वह उसे निष्ठुर समझती है और किस प्रकार उसको गहने बनवा कर देने के लिए उसका पति सरकारी नौकरी में गबन करता है और फिर उसके लिए गहने बनवाता है और अंत में किस प्रकार उसको जेल, किस तरह से वो जेल में भी जाता है। जालपा और सुमन के वैवाहिक जीवन की समस्याएं यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि उनका मूल कारण एक ही स्थल पर विद्यमान है और वो कौन सा स्थल है दोस्तों? विवाह से पूर्व भोग विलासपूर्ण वातावरण। इन दोनों ही नारियों के संदर्भ में प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि विवाह पूर्व जहां कन्या को विवाह का सच्चा अर्थ नहीं समझाया जाता, वहां वैवाहिक जीवन इसी प्रकार असफल होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अनेक नवीन समस्याएं सामने आती हैं। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद नारी और पुरुष का एक दूसरे पर आकर्षित होना स्वाभाविक है। बाल्यावस्था का स्नेह संबंध प्रायः आगे चलकर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है और ऐसी स्थिति में अनेक विसंगतियां आ जाती हैं। प्रेमचंद जी ने वरदान उपन्यास में इस समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि वरदान की वीरजन प्रताप के साथ अपने विवाह के स्वप्न देखती है, लेकिन किसी कारणवश उसका विवाह कमल चरण से होता है। इस विवाह के कारण प्रताप और वीरजन दोनों ही बहुत दुखित होते हैं। विद्रोही कहानी की तारा और कृष्ण के बाल्यकाल की मैत्री आगे चलकर प्रेम संबंध में परिवर्तित हो जाती है। अन्य पुरुष से विवाह के पश्चात तारा तो स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती है, लेकिन उधर कृष्णा
जीवन पर्यंत निरुद्देश्य भटकता रहता है, यानी कि कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जहां विवाह के पूर्व मातृत्व की संभावना आ जाती है, यानी कि कुंवारी कन्या, जब कन्या होती है मतलब शादी से पहले ही लड़की माँ बनने वाली होती है, वहां प्रेम संबंध लज्जा वाला बन जाता है। प्रेमचंद की प्रेम संबंधी धारणा अत्यंत उच्च और आदर्शपूर्ण थी, इसलिए आदर्श प्रेम संबंधों को उन्होंने शारीरिक संबंधों से दूर रखा है। लेकिन जहां वे किसी समस्या के उद्घाटन के लिए स्त्री पुरुष के संबंध पर दृष्टिपात करते हैं, वहां पर उन्होंने इस समस्या को भी कहीं ना कहीं स्पर्श किया है। मिस पद्मा कहानी में पाश्चात्य आदर्शों से प्रभावित नव युवती का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है कि विवाह से पूर्व, उन्होंने दिखाया कैसे कि विवाह से पूर्व शिशु उत्पन्न होने की संभावना नारी के लिए कितना अप्रिय प्रसंग है। पद्मा प्रोफेसर प्रसाद से बिना विवाह किए ही उसके साथ रहने लगती है, और इधर जो प्रसाद होता है वो कुछ दिन भोग विलास के बाद उसे छोड़कर चला जाता है, और इधर उसको गर्भवती हो जाती है और शिशु उत्पन्न होने वाला होता है। लेकिन इस समय पद्मा के लिए जो ये माँ बनना है, यह एक अप्रिय प्रसंग बन जाता है। उस पर हमेशा चिंता बनी रहती है कि वो किस तरह से इस कन्या को, इस बच्चे को जन्म दे। कभी कभी वह भय से कांप उठती और पछताती है। तो हमने देखा दोस्तों कि प्रेमचंद जी ने विवाह से पूर्व की नारी समस्याओं का जो उद्घाटन किया है, उससे उनका जीवन नारी की समस्याओं के संबंध में गहन अंतर्दृष्टि का परिचय मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने नारी के जीवन की विवाह पूर्व की समस्याओं पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और प्रेमचंद साहित्य में वैवाहिक जीवन की समस्याओं पर, के वैवाहिक जीवन की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।